नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर जनरल स्टडीज के वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी स्टेट की टीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और इसमें पूछे जा रहे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं प्रैक्टिस के रूप में, और फिर बाद में बताइए आप कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना बनता है। इस तरह से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। विद रेफरेंस टू वर्ली आर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्ली आर्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको बताना है। इन स्टेटमेंट 1 इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू द पैलियोलिथिक एज, यानी कि इसका जो आप ट्रेस कर सकते हैं हम इसके ओरिजिन का, किसकी जो ओरिजिन हुआ था वो पाषाण युग, यानी कि जब पत्थरों का युग शुरू हुआ था उस टाइम ये पेंटिंग या ये आर्ट स्टार्ट हुई थी। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट्स पेंटिंग आर मेनली डोमिनेटेड बाय द बेसिक ज्योमेट्रिक शेप, यानी कि मैथ्स के अंदर जो ज्योमेट्रिक शेप होती है हमारे पास, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, इस तरह की जो शेप होती है उन शेप का यूज करके इस तरह की पेंटिंग या फिर आर्ट तैयार की जाती है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम वार्ली या फिर वर्ली आर्ट की बात करें तो इसके रिगार्डिंग में ये बोला गया आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में कि ये पैलियोलिथिक एज के टाइम पर है, ये स्टार्ट हुई थी। जबकि अगर हम इसकी इनिशिएट यानी कि इसके रूट बताएं कि यहाँ कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र, ऐसा माना जाता है जो महाराष्ट्र में जो वारली पेंटिंग है वहां से इसे स्टार्ट किया गया था, यानी कि इसके रूट के बारे में, और माना जाता है कि ये 10th सेंचुरी एडी के आसपास इसे स्टार्ट किया गया था। आज के टाइम पे आप जानते ही हो कि बिहार के अंदर मधुबनी जो पेंटिंग है वो इस आर्ट फॉर्म को यूज किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैथ्स के अंदर जो हमारे पास शेप होती है रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल, यानी कि ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, इन सब डायग्राम को इसमें यूज करके इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि इसका अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि पाषाण युग के आसपास का टाइम है, पैलियोलिथिक एज के आसपास का टाइम है, नहीं, ये 10th एडी के आसपास के टाइम इसका ओरिजिनेट हुआ था, और ये माना जाता है महाराष्ट्र में ये ओरिजिनेट हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें आपसे बोला गया कि इसमें मैथ्स की जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इस तरह की चीजें इसको इस्तेमाल करके पेंटिंग बनाई जाती है। मेन इनकी मीनिंग ये होती है, जो सर्कल होता है, सर्कल का जो यूज किया जाता है वो सन और मून जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो माउंटेन वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। स्क्वायर वगैरह और भी चीजों का इस्तेमाल करके इस पेंटिंग को तैयार की जाती है। और ये जो पेंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरी सिस्टर ने ही बनाया था। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, अगर आप देखना चाहे पेंटिंग कैसी होती है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू नालसा, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि नालसा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और नालसा के रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पैट्रोन इन द चीफ ऑफ नालसा, यानी कि नालसा की अगर चीफ की बात करें या हेड की बात करें उसे माना जाता है कि हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है ये इसका हेड, यानी कि आप बोल सकते हो मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, जो हमारी कंट्री में वो इसका हेड, यानी कि कह सकते हो संरक्षक कह सकते हो, ये होता है नालसा का। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि फ्री लीगल सर्विस टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर प्रोवाइडेड इन सिविल मैटर ओनली, यानी कि नालसा के अंदर, अगर हम नालसा यानी कि नेशनल नालसा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसे वैसे तो शॉर्ट में इसे लिख दिया जाता है कि NALSA, जिसकी मीनिंग होती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। NA का मतलब आप नेशनल के लिए यूज होता है,
तो ये जो अथॉरिटी होती है इसका मेन काम ये होता है, बोला जा रहा है आपसे कि जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। और ये जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर में प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज कर लीजिए। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं, जो हमारी कंट्री की एक लीगल सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो एक अथॉरिटी हमारी कंट्री में है। अभी क्या है कि 9 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर को हमारी कंट्री में नेशनल नालसा डे सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस वजह से ये क्वेश्चन अभी करंट इशू बन गया आपके लिए और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इस अथॉरिटी को जो बनाया गया था, ये कंस्टिट्यूट किया गया था इसे, तो हमारी कंट्री में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसे हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया था। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे बोला गया कि इसके अंदर फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बट सेकंड इसी के अंदर जो एक और बात बोली गई थी कि सिविल मैटर पे ही ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बल्कि ये गलत है। ये सिविल के साथ साथ क्रिमिनल और रिवेन्यू कोर्ट से रिलेटेड मैटर जो होते हैं, रिवेन्यू कोर्ट या ट्रिब्यूनल के जो भी मैटर होते हैं, इन सारे मैटर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यानी कि ये जो फ्री लीगल सर्विस है सिर्फ एक पर्टिकुलर सिविल मैटर के लिए ये नहीं है, बल्कि सिविल मैटर के साथ साथ आप बोल सकते हो उसे कि क्रिमिनल मैटर, रिवेन्यू कोर्ट से रिलेटेड मैटर, या किसी भी ट्रिब्यूनल या कुछ और अथॉरिटी है जहां पे जुडिशरी के अंदर चीजें आती है, तो उसमें ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। पुअर और वीकर सेक्शन के लिए ये फैसिलिटी होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, जिसे शॉर्ट में आप ईएसए बोल सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईएसए यानी कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, दीज आर इकोलॉजिकल फ्रजाइल एरिया विच आर लोकेटेड विद इन 10 किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब ये होता है कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कोई नेशनल पार्क है, तो उसके आसपास का जो एरिया है उसके रेडियस में अगर 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है, इसके चारों तरफ कह सकते हो, इसके रेडियस में जो 10 किलोमीटर का जो एरिया, एक सर्कल बना लीजिए, और 10 किलोमीटर के जो आसपास का एरिया होता है उसे बोला जा रहा है कि वो इकोलॉजिकल फ्रजाइल एरिया होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, ईएसए का मतलब है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हमारी कंट्री में एक एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इससे हमारी कंट्री में जो भी स्पीसीज वगैरह होते हैं या फिर नेचर होता है, नेचर को और स्पीसीज वगैरह जानवरों को, इन्वायरमेंट को एक तरह से आप कह सकते हो प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट लाया गया था 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है हमारी कंट्री में, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री क्या करती है, हमारी कंट्री में इस एरिया को डिफाइन करती है कि भी ईएसए का एरिया यानी कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कहां से कहां तक होगा, इसके बारे में जो मॉनिटर करने का काम ये मिनिस्ट्री करती है। तो आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही आंसर जो स्टेटमेंट है आपको गलत दे रखे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसे आप हमारी कंट्री का मैप देखेंगे तो हमारी कंट्री के मैप में ये जो एरिया आता है यानी कि ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इधर ही आता है, ठीक है, और इधर तमिलनाडु, और फिर अगर हम वेस्ट की तरफ जाए यानी कि वेस्टर्न घाट वाला एरिया केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और ये गुजरात, ये जो एरिया है इस एरिया में काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हो आप, नेशनल पार्क कह सकते हो, इस टाइप का एरिया। इसके अलावा बाकी स्टेट के अंदर भी ये एरिया होता है, ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर कोस्टल एरिया में ही होता है, बाकी जगह भी जहां भी नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पर है
उस पर्टिकुलर एरिया में उसके रेडियस में 10 किलोमीटर वाला जो एरिया है, ठीक है, जिसके बारे में आपसे बोला जा रहा था कि भी उसके आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, 10 किलोमीटर, उसे वाइल्ड क्या नाम है, ESA यानी कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बोला जाता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा था, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा था, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो जो भी सेंसिटिव एरिया हमारी कंट्री में नेचर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोस्टल घाट जो अभी आप देख रहे हो, कोस्टल एरिया जो देख रहे हो, चाहे ईस्टर्न घाट की बात करें या फिर वेस्टर्न घाट की बात करें, इसके आसपास का जो एरिया है उसके रेडियस में 10 किलोमीटर तक का एरिया को सेंसिटिव जोन के अंदर माना जाता है। यानी कि आप इसे बोल सकते हो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है ये, ठीक है। और ये का डिस्टेंस कितना, अराउंड 10 किलोमीटर तक के प्रोटेक्टेड एरिया को आप बोल सकते हो, जिसके अंदर कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया हो सकता है, नेशनल पार्क हो सकता है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे बोला गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि MOEFCC, ये जो मिनिस्ट्री है ये इस एरिया को नोटिफाई करती है कि हाँ भाई ये जो एरिया है, इस एरिया में कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे नेचर या एनवायरनमेंट को नुकसान हो। इस चीज का ध्यान रखना, मॉनिटर करने का काम ये जो मिनिस्ट्री है वो करती है। ये बात तो ठीक है, ये तो करेक्ट है, बट जो आपसे ईयर बोला गया था कि जिस एक्ट के तहत इसमें काम किया जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बोला गया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं बल्कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसको पावर देता है कि भी इस तरह के एरिया को प्रोटेक्ट करने का, इस तरह के एरिया को बचाने का, सेव करने का, एनवायरमेंट का ख्याल रखने का। तो एक्ट में गड़बड़ थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से आपका ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ठीक है। तो वो एक्ट कौन सा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ए हमारा आंसर हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों जा रहा है। अभी रिसेंटली केरला, जो कि हमारी कंट्री में साउथ में बिल्कुल नीचे वेस्ट साउथ में जो एरिया है, या आप ग्रीन कलर में देख रहे हो केरला, इस स्टेट के अंदर अब जो फार्मर वगैरह है, इनके एक एनजीओ ने अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुंच गए हैं कि इस चीज को कि भी जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है उसको ध्यान में रखते हुए उसके प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि वेस्टर्न घाट को जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए इसके रिगार्डिंग में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। आप लोग जानते ही हैं कि भी इस जो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए हमारी कंट्री में 2 रिपोर्ट आई थी, या फिर आप कह सकते हो कि भी ये 2 रिपोर्ट जो हमारी रिकमेंडेशन आई थी हमारी कंट्री में कि इनका ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो एक तो थी माधव गडगिल रिपोर्ट और दूसरा कस्तूरी रंजन रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के हिसाब से वेस्टर्न घाट के लिए जो काम किया जाना चाहिए, जिसके प्रोटेक्शन के लिए जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, रूल का वायलेशन हो रहा है। उस वायलेशन के रिगार्डिंग में एनजीओ बेस्ड, केरला बेस्ड एनजीओ है जो कि फार्मर से रिलेटेड है, वो सुप्रीम कोर्ट में नालसा वगैरह जैसे जो फैसिलिटी होती है एक तरह से कह सकते हो, उसको यूज करके या उस तरह से ये यहाँ पे पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ब्लू मकाओ के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लू मैकाओ। ब्लू मैका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में बच्चों ये स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अब तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए ब्लू मैकाओ होता क्या चीज है, ठीक है, ये कौन सी स्पीसीज है, क्या चीज है, इसके बारे में अगर आपको अच्छी सी जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो समझते हैं। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है ब्लू मैकाओ इज द पैरेट, एक पैरेट यानी तोता है, नेटिव टू द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द अफ्रीका, यानी कि इसका जो नेटिव प्लेस है इसके बारे में आपसे बताया जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल एरिया जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है उस एरिया में ये ओरिजिनली वहां से पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज लिस्टेड एज वनरेबल इन IUCN रेड लिस्ट। इंटरनेशनल लेवल पर IUCN एक इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पीसीज वगैरह के प्रोटेक्शन, नेचर को बचाने का काम करती है, और उसने इस स्पीसीज को अपने वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट में है आपके पास, ये लाइन में रिमूव कर देता हूं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द ब्लू मैकाओ हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड इन द हैंग्राबारी रिजर्व फॉरेस्ट। हैंग्राबारी रिजर्व फॉरेस्ट जो कि हमारी कंट्री के अंदर एक रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां पर ये ब्लू मैका, ये जो स्पीसीज है, इसे देखा गया है, इसे वहां पे लाया गया, आप कह सकते हो। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने।
ठीक है, अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे तीनों ही स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ब्लू मैका के बारे में, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ब्लू मैका एक, जैसे क्वेश्चन में ये आपको बताया गया था कि ब्लू कलर का एक पैरेट होता है, ठीक है, ये एक पैरेट है जो ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, इस पैरेट को ही ब्लू मैका बोला जाता है। तो इट मीन्स ये है कि भाई ये जो ब्लू मैका एक पैरेट है, स्पीसीज है, बिल्कुल ये बात सही है। और इसकी जो ओरिजिनल मतलब प्लेस के बारे में जो आपसे बोला जा रहा था वो यहाँ पे गड़बड़ है। उसके अंदर गड़बड़ ये है कि जो आपसे बोला जा रहा था कि जिसका जो ओरिजिनल प्लेस है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि साउथ अमेरिका या फिर सेंट्रल ईस्टर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वहां पर है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा कट कर लेना आपको, यानी कि आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। गलत होने की वजह क्या है कि ब्लू मैका का जो ओरिजिनल नेटिव प्लेस है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नहीं, आप कह सकते हो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ईस्टर्न अमेरिका के आसपास का जो एरिया है उस एरिया में स्पीसीज देखी जा सकती है, ठीक है। और ये भी माना जाता है ये जो लार्जेस्ट मैका, ये जो ना सबसे लार्जेस्ट फ्लाइंग पैरेट भी होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो पैरेट की जितनी भी स्पीसीज होती है उनमें ये सबसे बड़ा साइज में भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि IUCN की जो लिस्ट है, वनरेबल लिस्ट, उसके अंदर इस स्पीसीज को डाला गया। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर रखा गया जो कि अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जहां मैंने आपसे बोला था कि हमारी कंट्री में एक कह सकते हो एक रिजर्व फॉरेस्ट है जहां पे इसको देखा गया, इसे रिलीज किया गया। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हमारी कंट्री के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी के अंदर एक रिजर्व फॉरेस्ट है जिसका नाम हैंगराबारी फॉरेस्ट रिजर्व है। उस एरिया में जो कि गुवाहाटी के अंदर ही है, वैसे गुवाहाटी में ही इसको इस तरह की स्पीसीज को लॉन्च किया गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ओरिजिन से रिलेटेड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यू हैव फर्स्ट स्टेटमेंट एंड देन सेकंड स्टेटमेंट। इन द फर्स्ट स्टेटमेंट टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हमारी कंट्री में टेहरी डैम जो है इसे बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री का ये हाईएस्ट डैम है। हाईएस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा हाइट में इस डैम को बनाया गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है डोबरा चंटी, ठीक है, डोबरा चांटी, आप चांटी बोल सकते हो। डोबरा चांटी ब्रिज इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज। अब इसकी मीनिंग ये है कि हमारी कंट्री के अंदर सबसे लंबी ऐसी ब्रिज जिसके ऊपर मोटर व्हीकल चल सकती है, उस व्हीकल को चलाने के लिए, मतलब व्हीकल को चलाने के लिए जो ब्रिज बनाई गई डोबरा चांटी, ये सबसे लंबी ब्रिज है हमारी कंट्री के अंदर। और इसमें जो ट्रैफिक जाता है, यानी कि जो गाड़ी वगैरह जाती है, वन वे जाता है, ठीक है, सिंगल लेन है, इसके अंदर डबल लेन नहीं है, सिंगल लेन गाड़ी इसमें जाती है। तो ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो आपको टेहरी डैम और डोबरा चांटी के बारे में अगर मालूम होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा रहा है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आपसे बोला गया टेहरी डैम के बारे में, तो टेहरी डैम हमारी कंट्री में ये एक हाईएस्ट हाइट वाला डैम है, यानी कि जितनी ये जिसका पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये जो डैम बनाया गया है, ठीक है, इस डैम ये हमारी कंट्री का ये हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा हाइट पे बनाया गया डैम आप इसे बोल सकते हो। अगर हम इसे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम डैम की बात करें तो हमारी कंट्री का ये डैम 4th नंबर पे आता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो इंडियन के हिसाब से, यानी कि इंडिया में ये 1st नंबर पे आता है, और वर्ल्ड वाइड अगर मैं इसे बात करूं तो ये 4th प्लेस पे ये डैम आता है, टेहरी डैम। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इसकी अगर मतलब हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 260.5 मीटर इसकी हाइट है। अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूं तो 592 मीटर लॉन्ग ये डैम बना हुआ है, यानी कि ये जो हाइट है, यानी कि नीचे के लेवल से जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट बोल सकते हो आप
260.5 इसकी हाइट है। लेंथ यानी कि यहाँ से यहाँ तक जहाँ कितना लंबा गया है तो आप कह सकते हो 592 मीटर लॉन्ग ये है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई आपको पता होना चाहिए, इस तरह से पूछा भी जा सकता है कई बार। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें नेक्स्ट डोबरी चांटी ब्रिज की बात करें तो ये हमारी कंट्री में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया है। और ये जो ब्रिज है इस ब्रिज पे सिंगल लेन ट्रैफिक है, यानी कि एक सिंगल लेन ही गाड़ी जाने के लिए, मोटर व्हीकल जाने के लिए ये ब्रिज बनाया गया। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 440 मीटर लॉन्ग ये ब्रिज है। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। सी मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम लोकेशन की बात करिए टिहरी डैम की अगर लोकेशन की बात करें तो ये टिहरी उत्तराखंड के अंदर जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस डैम को बनाया गया है, इस वजह से इसका नाम भी टिहरी डैम रखा गया है। ठीक है, और ये जो डैम है इस डैम के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रखा गया है, जिस वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिवर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर के ऊपर है ये, तो ये भागीरथी रिवर के ऊपर ये डैम है। ठीक है, तो आप कह सकते हो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कोई सजेशन हो आपको वीडियो को इंप्रूवमेंट करने के लिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना स्कोर लिखना ना भूलें कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना कि वर्ल्ड लेवल पर, जैसे मैंने आपको बताया ना 4th नंबर पे ये हाईएस्ट डैम है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन से डैम है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाइट के हिसाब से सबसे ज्यादा हाई लेवल पे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो कमेंट करके अपना आंसर भी बताइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करके आप मुझे प्रमोट कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक करना ना भूलें।